आज हम आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के सारे दावे को चुनौती देने का काम किया। ये कहानी है वियतनाम वॉर और अमेरिका की हार की। आधुनिक इतिहास में इससे भीषण और लंबी लड़ाई की कोई मिसाल नहीं है। ऐसी लड़ाई जो 1 नवंबर 1955 से शुरू होती है और 30 अप्रैल 1975 तक चलती है, यानी कि 19 साल 6 महीने यानी 2 सदियों तक चलने वाली लड़ाई। तो क्या है इस लड़ाई के पीछे का रीजन? कैसे हिंद चीन, ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों का नाम हिंद चीन पड़ा? कैसे यहाँ जो है फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और फ्रांसीसियों ने कैसे इन जमीन पर, इन लैंड पे जो है अपना प्रभुत्व जमाया और किस तरह फिर उस पे जो है जापान का जो है साम्राज्य आता है और फिर उसके बाद अमेरिका की हस्तक्षेप होती है और अमेरिका जैसे सुपर पावर की हार होती है एक छोटे से देश की। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड अडॉप्ट। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम हिंद चीन नाम के पीछे का राज जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय आज के समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप यानी कि जिसका 3 क्षेत्र पानी और 1 क्षेत्र में आबादी हो, जिसमें आज के लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। दोनों प्रांतों पे कई सदियों तक चीन का राज रहा। जब चीन में शक्तिशाली शासक होता था तो वो शासन करता था और जब वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती थी तो खुद ब खुद जो है वो देश आजाद हो जाता था। और दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी तक जो है कंबुज राज की स्थापना हुई, जहां का शासक भारतवंशी था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। इस प्रकार कुछ क्षेत्र पर भारत और कुछ क्षेत्र पर चीन के राज की वजह से ही इसे जो है हिंद चीन नाम से जाना जाता था। अब हम जानेंगे यहाँ जो है फ्रांसीसी कैसे आया। 1498 ईस्वी में जब वास्को ड गामा भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री तट से जो है निकला तो पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने जो है भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े और उन्हीं 1510 ईस्वी तक में जो है मलक्का को व्यापारिक का जो है केंद्र बनाया गया, जिसमें जो है हिंदी चीन के साथ व्यापार शुरू किया गया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांस ने व्यापार करना स्टार्ट किया। इन कंपनियों में फ्रांसीसी को छोड़कर किसी ने इस भूमि पर जो है अपना अस्तित्व जमाने का नहीं सोचा और इस पर अपना दबाव कायम करने का प्रयास नहीं किया। और 1887 ईस्वी तक फ्रांस जो है पूरे वियतनाम पे अपना कब्जा कर चुका था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों पे जो है अपना स्वामित्व यानी अपना राज जमाया। सबसे पहले व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों का शोषण शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी जो ग्रामीण इलाका था उस पे अपना शोषण किया और कृषि की उत्पादकता एवं नहरों एवं जल के जो है समुचित प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया। और इन्हीं का प्रयास था कि 1931 ईस्वी में वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनता है। लेकिन क्या इससे उन्हें स्थानीय लोगों को फायदा था? स्थानीय लोगों को इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। और जहां तक शिक्षा की बात होती है तो वियतनाम में पहले शिक्षा चीन और स्थानीय भाषा में दिया जाता था, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपनी भाषा में जो वहां ये शिक्षा देना शुरू किया और जो फाइनल एग्जाम में खासकर वहां के बच्चों को फेल कर दिया जाता था ताकि वो उनसे जो है अपना काम करवा सके, उनपे राज कर सके। स्थानीय जनता और कोलोन की स्थानिक जिंदगी यानी कि व्यवहारिक जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। कोलोन किसे कहते हैं? हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उसे कोलोन कहा जाता था। और अब बात आती है 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों को फ्रांसीसी जो है सेना में भर्ती किया और उन्हें जो है फर्स्ट पंक्ति में लगा दिया, यानी कि सबसे पहले अगर मरे तो वियतनामी लोग बने। इसका असर जो है वियतनाम के लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ा और वहां जो है एक वियतनामी राष्ट्रीय दल की गठन हुई और इसी से उभर के एक नेता सामने आया जो हो ची मिन्ह। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह जो कि छात्र थे, पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही वो जो है कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया। अतः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुट जो है एक होकर वियतनाम कांग्रेस यानी अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर के दाम गिर गए और हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था।
दूसरी तरफ फ्रांस का जुल्म भी बढ़ रहा था, बमबारी की जा रही थी, हजारों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, आंदोलन दब सा गया। परंतु ये सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, ये अंदर ही अंदर खौलता रहा और जमीनी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और अब फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। वो तो बस बहाना ढूंढ रहा था वियतनाम में युद्ध का, एक जहाज पे फेक अटैक बताकर और नगो दिन दिम और उसके भाई को खुद मरवाकर फ्रांस के साथ युद्ध में शामिल हो गया। 1944 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और अमेरिका 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम परमाणु आक्रमण किया। जापान आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी। वैसे भी 1940 ईस्वी से वियतनामी सेना जापान से लड़ना शुरू कर दिया था और फ्रांस के पास भी इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो हिंद चीन में पुनः खुद को स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना की। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान साउथ में हो ची मिन्ह बनाया गया और नॉर्थ में जो है फ्रांस अपनी कठपुतली सरकार को बैठा दिया, जो कि हो ची मिन्ह को पसंद नहीं आया। वो स्वतंत्र होने के बावजूद किसी और देश में हमारी सरकार चलाए, जिसके बाद वो अपनी सरकार से लड़ाई शुरू कर दिया। साल 1946 से 56 तक चले इस लंबे वार में फ्रांस को वियतनाम के साथ शांति वार्ता करनी पड़ी, जिसे जेनेवा सम्मेलन 26 अप्रैल 1954 के नाम से जाना। इसके बाद फ्रांस ने लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और साउथ और नॉर्थ वियतनाम करके इसको जो है 3 भागों में बांट दिया, जिसमें जो है उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाओ की सरकार बनी। और ये घोषणा किया गया कि 2 साल बाद इसमें जो है चुनाव होगा और इस चुनाव होने के बाद वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ अमेरिका की एंट्री होती है। वो नहीं चाहता था कि कोई और देश कम्युनिस्ट देश बने, क्योंकि कम्युनिज्म से जो है हमेशा अमेरिका को चिढ़ थी और वो चाहता था कि ये भी एक कैपिटलिस्ट देश बने। इसलिए अब यहाँ जो है ये धीरे धीरे जो है अपनी सैनिक जो है नॉर्थ वियतनाम और में जो वियतनाम में जो अमेरिका भेजना फ्रांस की मदद करना शुरू की, ताकि एक कैपिटलिस्ट देश बन सके। और 1950 से ही अमेरिका जो है साउथ वियतनाम में अपनी सैनिक भेजना स्टार्ट कर दिया और 1954 में साउथ वियतनाम में तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया नगो दिन को। कैथोलिक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1955 में होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया, जिसका हो ची मिन्ह ने विरोध किया और नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम में अपनी सैनिक भेज दिया और नॉर्थ और साउथ वियतनाम में जंग छिड़ गया। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 1959 तक चली और अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिक साउथ में बढ़ाता रहा और 1962 तक लगभग 9000 सैनिक साउथ में पहुंच गया। लेकिन अब तक अमेरिका वार में नहीं उतरा था। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी अभी तक जो है कोई भी ठोस सबूत यानी कि ठोस एक ये रीजन नहीं मिला था जंग में उतरने का। अब वियतनाम की जनता भी अपने सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध करना शुरू कर दिया। अब पूरा वियतनाम नगो दिन के खिलाफ हो गया। अमेरिका को जैसे ही ये पता लगा उन्होंने हो ची मिन्ह पता लगा अब हो ची मिन्ह जीत जाएगा, तो अमेरिका ने नगो दिन और उनके भाई को मरवा दिया और इसी झूठ के सहारे अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका जो युद्ध में शामिल हो गया और 2 अगस्त 1964 को अमेरिका ने यह फैला दिया कि नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया और जिसमें अमेरिका के लोग मारे गए और अमेरिका ने अपने संसद में गल्फ ऑफ टॉकिन का बिल पारित किया। गल्फ ऑफ टॉकिन क्या था? जिस जगह पे वो जहाज के मारने की घटना कही जाती वो टॉकिन की जगह थी, पारित किया और उन्होंने जो है वियतनाम में अपनी सैनिक जो है ये पूरी तरह से भेजना स्टार्ट कर दिया और हमला भी शुरू कर दिया। लेकिन वियतनाम के सैनिक कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक की मदद से जो है लोगों से लड़ना स्टार्ट किया। गुरिल्ला टेक्निक एक जो है खास टेक्निक था, यानी कि वो छिप के वो जंगलों में छिप के या नीचे जो है सुरंग के रास्ते बनाकर जो है लड़ाई करते थे, जिससे जो है अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी और वियतनाम का जो है साथ यूएसएसआर और चाइना का देश भी दे रहा था। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओ दाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया, क्योंकि ये उम्मीद कर रहा था कि ये कम्युनिस्ट विरोधी जो है साउथ वियतनाम के लोग बाओ दाई को समर्थन करेंगे। 2 खेमों में बंट चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। अमेरिका वियतनाम से लड़ता था और मार्च 1965 में अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर के चलते
अमेरिका ने यह फैसला किया कि वो 3 साल तक लगातार वियतनाम पर बमबारी शुरू करेंगे और वियतनाम में हर महीने 35,000 सैनिक उतारे गए और लगातार बमबारी चल रहे थे। इस युद्ध में नवंबर 1965 में अमेरिका के 365 सैनिक मारे गए और अमेरिका ने साल 1967 में 5 लाख और सैनिक भेजे, लेकिन अमेरिकी सैनिक ऐसे माहौल में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और अमेरिका को लग रहा था कि वो हार रहा है, तो उन्होंने जो है केमिकल वार करना स्टार्ट किया था। केमिकल वार नेपम और एजेंट ओरेंज, एक ऐसा केमिकल वार हेलीकॉप्टर के द्वारा किया था कि अगर ये जो केमिकल है ये अगर किसी पेड़ पे गिर जाता था, पेड़ की पत्तियां झुलस जाती थी, वो जल जाता था। और ये वार इस जो है केमिकल छिड़काव की वजह से वहां के आम लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत हुआ, आम लोग इतना मरे, उसकी जो है अब तक वहां की जो है विकलांगता में ये दिखाई देता है। इस केमिकल वार का जो है साइड इफेक्ट दिखाई देता है। जब बच्चे बूढ़े अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे भाग रहे थे, तब निक अट नामक एक पत्रकार ने दुनिया की एक ऐतिहासिक फोटो खींची, जिसके बाद उसे पुलित्जर प्राइज मिला। वो बताते हैं कि उनके भाई ने उन्हें बताया था कि एक अच्छी फोटो बड़े से बड़े जंग को रोक सकती है, और हुआ भी ऐसा। इस फोटो के जरिए पूरी दुनिया में अमेरिका को जो है निंदा हुई और अमेरिका की जो है नींद उड़ गई इस घटने से, और सड़कों पे व्हाइट हाउस के सामने जो है ये धरना देने लगे और अपनी सरकार के विरोध जो प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन वहां की सरकार ने कहा कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें, हम कुछ ही दिनों में वियतनाम को हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बयान के कुछ दिनों बाद ही वियतनाम की सेना ने 1968 टीटी ऑफेंसिव नाम की जंग छेड़ दी, और इसका मकसद ये था कि वियतनाम की सेना एक ही रात में पूरे साउथ वियतनाम पर हमला करेंगी। वियतनाम को लगता था कि अमेरिका के पास हथियार होंगे, लेकिन अमेरिका अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ रहा था। और ये टीटी ऑफेंसिव ऑपरेशन एक रात नहीं बल्कि 120 अलग अलग रातों में किया गया, जिसमें अमेरिका के 1600 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में अब वियतनाम के आम नागरिक साम्यवाद या किसी अन्य बातों से नहीं लड़ रहे थे। वो साम्यवाद या राष्ट्रवाद के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने अस्तित्व, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। यहाँ तक कि वियतनाम की महिलाएं जो है अपने बच्चों को पीठ के नीचे बांधकर और वो बंदूक हाथ में लिए हुए गश्ती क्या करती थी वहां के मोहल्ले में, और वहां के लोगों की रक्षा करती थी। सब वजह से अमेरिकी सेना का जो है हौसला बहुत ज्यादा गिरता गया और वो अपनी खुद के हथियार को नष्ट करने लगे ताकि उसे युद्ध ना लड़ना पड़े। अब अमेरिका युद्ध नहीं समझौता चाहता था, और इसी बीच जो है हॉलीवुड की फिल्मों ने अमेरिका के द्वारा जो है वियतनाम पे किए गए अत्याचार को दिखाना स्टार्ट किया। और 1969 में अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, जिसमें एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे निक्सन, जिन्होंने अपना ये स्टेटमेंट इस चीज पे वो जो है वहां की इलेक्शन जीता कि मैं जो है वियतनाम से अमेरिकी सैनिक को वापस बुला लूंगा। अमेरिका की बेइज्जती, अमेरिका की हार, अमेरिका के लोगों की मैं या किसी निर्दोष की जो है मैं ये हत्या नहीं करवा सकता। और निक्सन जो है ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसी बीच साउथ वियतनाम के एक माइली गांव की घटना सामने आती है, जिसमें जो है अमेरिकी सैनिक नॉर्थ वियतनामी हो ची मिन्ह समर्थक लोगों को जो है सारे गांव के मर्द को मार देते हैं और औरत और लड़कियों के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं, और उसके बाद जो है पूरे गांव में आग लगा देते हैं। उसी लाशों के बीच में एक बचे हुए एक बूढ़े इंसान ने इस घटना की उजागर की। इसके बाद पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अमेरिका की निंदा की गई और अमेरिका को जो है बहुत शर्मसार किया गया। इन सब को देखते हुए निक्सन ने 5 सूत्री तैयार किया, जिससे वो समझौते की 5 सूत्री, जो 5 सूत्री यानी कि 5 लॉ, वो क्या क्या था। पहला था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहेंगे। उसके बाद युद्ध विराम की देखरेख इंटरनेशनल पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई अन्य देश अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। सभी लड़ाइयां बंद रहेंगी। युद्ध खत्म का अंतिम लक्ष्य समूचे पूरे हिंद चीन का संघर्ष को जो है अंत होगा और वहां के लोगों को आजादी मिलेगी। लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अमेरिका पूरा हमला करने लगा और ये आखिरी ऑपरेशन था अमेरिका के द्वारा वियतनाम में, जिसका नाम रखा गया लायन बेकर। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पर लगातार 20,000 बम गिरवाए, लेकिन इसके बावजूद भी वियतनामी सेना का हौसला नहीं टूटा और अमेरिका ने अपनी इज्जत अस्तित्व बचाने के लिए इस जंग को छोड़कर फिर से एक शांति वार्ता करने की सोची। इसके बाद 27 फरवरी 1973 को पेरिस में एक शांति समझौता किया गया नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम और अमेरिका के बीच। इस समझौते की खास बात यह थी कि वियतनाम से 60 दिन के अंदर जो है अमेरिकी सैनिक चले जाएंगे और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को एक कर दिया जाएगा।
फिर 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया और पूरे वियतनाम को एक करके इसका नाम रख दिया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9800 करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए। अमेरिका के 56,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख लोग घायल हुए। साउथ वियतनाम के लगभग 2.5 लाख और नॉर्थ वियतनाम के 11 लाख लोगों की जान गई। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और लगभग 3600 या 3500 से ज्यादा टैंक उनका नष्ट किया गया। इन सारी घटनाओं के चलते जन और धन दोनों की बर्बादी हुई और एक ये बहुत बड़ी दुनिया की सबसे लंबी जंग की समाप्ति हुई, जिसमें अमेरिका जैसे सुपर पावर को हारना पड़ा एक छोटे देश वियतनाम से। और एक ऐसा देश जो छोटा देश होने के बावजूद कई भागों में बांटा हुआ था, 2 भागों में, लेकिन वहां इनकी इनका अमेरिका से जीत का जो बनता श्रेय वो जाता था हो ची मिन्ह वगैरह को और वहां के लोगों की हिम्मत को, जिन्होंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ते रहे दुनिया के सुपर पावर के सामने और आखिरकार इन्हें जीत मिली। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ चुकी, कुछ प्रॉब्लम थी हम लोग की, जनरल प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनता रहेगा। और एक और चीज जो मोनेटाइज का जहां तक यूट्यूब का है तो वो 500 सब्सक्राइबर चाहिए और 3000 घंटा हुआ, तो बहुत खुशी की बात है कि 500 सब्सक्राइबर प्लस हमारा हो चुका है। और वॉच टाइम की बात है तो वो अभी बहुत कम है, तो वॉच टाइम तब बढ़ेगा जब आप लोग देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियोज को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।